3 साल पहले मैं Naukri.com पे कोई लोकल जॉब ढूंढ रहा था जब मेरी नज़र एक ऐड पर पड़ी। मेरा ध्यान उस ऐड ने इसलिए नहीं खींचा कि वहाँ क्या लिखा था, इसलिए खींचा क्योंकि वहाँ बहुत कम लिखा हुआ था। जितना मुझे अब याद है, उस पे लिखा था नौकरी उपलब्ध है, अच्छा पैसा, कॉन्फिडेंशियल। आगे बस एक ईमेल दिया हुआ था और कुछ नहीं। तब मैं एक म्यूज़िक स्टोर चलाता था, लेकिन अफवाहें सुनने में आ रही थी कि हमें वो स्टोर बंद करना पड़ेगा अगले साल तक। मैं दुख में पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रहा था, पर यह पहली ऐसी ऐड थी जो थोड़ी हटके थी। सो मैंने एक ईमेल भेज दिया। आधे घंटे बाद मुझे जवाब आ गया। मुझे शहर के एक उच्च श्रेणी के हिस्से में एक ऑफिस बिल्डिंग में एक सटीक समय को जाने को बोला गया। मैं चल पड़ा और लॉबी में कुछ मिनट वेट करने के बाद मुझे एक ऑफिस में ले जाया गया और कुछ फॉर्म्स भरने को दिए गए। वो फॉर्म्स उन्होंने रख लिए और बोला कि वो संपर्क में रहेंगे। मैं तो सब भूल ही गया था जब एक महीने बाद उनका ईमेल आया। मैं दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया था। मुझे फिर से एक एड्रेस और टाइम दिया गया। इस बार ये ऑफिस पिछले वाले की लोकेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ मेरा एक सुशील नाम के आदमी ने स्वागत किया। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जहाँ एक कुर्सी और मेज़ रखा हुआ था। उस मेज़ पर 2 बड़े मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस रखा हुआ था। एक लोहे का बॉक्स भी था जिस पे 2 बड़े बटन थे, एक लाल और एक हरा। सुशील ने बताया कि यहाँ पे मेरा डेमो लिया जाएगा। उसने नौकरी के बारे में बताया। हफ्ते की 7 शिफ्ट्स होंगी, 6 घंटे की। मेरा काम आसान सा है। मैं शिफ्ट स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले पहुँचूँगा और बाहर एक जगह होगी जहाँ मुझे होना होगा। वहाँ मेरा पर्सनल लॉकर होगा। उसमें मैं अपना सारा सामान रख दूँगा और फिर काम की पोशाक डालूँगा। कभी भी, भूल कर भी नहीं, मैं अपनी कोई भी चीज़ उस निगरानी वाले कमरे में नहीं लेकर जाऊँगा। और उस निगरानी वाले कमरे में मुझे क्या करना था? मुझे बताया गया कि बाएं वाले मॉनिटर में एक HD कैमरा किसी रिमोट जगह को लाइव स्ट्रीम करेगा। मेरा काम बस उस स्ट्रीम को देखना था। हर 1 घंटे बाद दाएं वाले मॉनिटर में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ अजीब अगर हुआ हो वो दर्ज करना था। कोई पेन, पेंसिल या कागज़ नहीं मिलेगा। ना ही मुझे कोई काम के बारे में कोई नोट्स लिखने की इजाज़त मिली। और वो लाल बटन सिर्फ इमरजेंसीज़ के लिए था। मतलब अगर वो वीडियो स्ट्रीम में या मेरे ऑफिस में मुझे किसी की मदद की ज़रूरत हो। हरा बटन इसलिए था अगर मुझे वो कैमरा, उसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ अजीब चीज़ दिखे। उससे दबाने से कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे हिसाब से वीडियो में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग दृश्य चल रहा था। सुशील ने दोहराते हुए कहा कि ये बटन तब ही दबाना जब सच में मुझे कुछ अजीब लगे। उसने छत पे लगे कैमरे की तरफ इशारा किया। मेरा काम कोई देख रहा होगा और दूसरे लोग भी वो बाएं वाला मॉनिटर देख रहे होंगे। वो बोला कि मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर था, अगर वो बाकी लोग कभी कुछ देखना भूल जाएं, इसलिए। मैं बस एक फालतूपन था शायद। मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए थी। मैं बस सिर हिलाता रहा। उम्मीद थी सैलरी अच्छी मिलेगी। पैसा बहुत ही बढ़िया था। घंटे के वो मुझे 2000 रुपये दे रहे थे। इसने मुझे थोड़ा चिंतित कर दिया। मैं पहले से ही सोच रहा था कि ये कोई दिमागी एक्सपेरिमेंट था या सरकार का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, जिससे मैं सहमति में था। लेकिन इतना पैसा बस एक स्क्रीन को देखने का?
मेरी माँ कहती थी कि अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने लगे तो दाल काली भी हो सकती है। मैंने पूछा कि क्या मैं कुछ गैर कानूनी कर रहा था। सुशील हंस पड़ा और कहता कि नहीं। मैंने पूछा कि क्या किसी को चोट लग सकती है। फिर से उसने कहा नहीं। उसने कहा कि तुम्हें इतने पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो मोटिवेशन से भरे हों और अपना मुंह बंद रखें। वो जो काम कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर सकते थे। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे कुछ कागज़ों पे दस्तखत करने थे, ये कहते हुए कि मैं अपने काम के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं जेल जा सकता था। मैं वो शपथ अब तोड़ रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो सब मेरे साथ हुआ मैं उसको लेकर चुप नहीं बैठ सकता। मैंने नौकरी ले ली और मुझे तभी शुरू करना था, इसलिए अपने म्यूज़िक स्टोर को बिना बताए, बिना नोटिस दिए मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बारे में बुरा तो लगा, लेकिन नई नौकरी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था मैं। बहुत अच्छी पे थी और काम भी कुछ मुश्किल नहीं लग रहा था, बस थोड़ा बोरिंग था। थोड़ा सा घबराया ज़रूर था मैं कि कुछ और भी होगा, लेकिन मैंने खुद को कहा कि चलो देखते हैं, पता चल ही जाएगा। इतना अच्छा चांस बार बार तो नहीं आता ज़िंदगी में। मुझे नई लोकेशन उन्होंने भेजी, जहाँ जब मैं पहुँचा तो हैरान था कि वहाँ वाला कमरा भी बिल्कुल उस डेमो रूम जैसा ही था। बस एक दो चीज़ें अलग थी। एक लॉकर एरिया था जहाँ मुझे अपना सारा सामान जमा करवाना होता। अंदर कैमरे वाले रूम के साथ एक बाथरूम अटैच था। एक कोने में एक वाटर कूलर भी रखा था, लेकिन मैं कुछ खाने के लिए अंदर नहीं लेके जा सकता था, सो मुझे शिफ्ट से पहले या बाद में खाना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा अंतर था कि इस कमरे में मॉनिटर्स ऑन थे। दाएं वाले मॉनिटर बस एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी जहां मैं कुछ भी टाइप कर सकता था। बाएं वाले मॉनिटर में एक कमरे की वीडियो थी, शायद एक बेडरूम था, लेकिन बेड के सिवाय और भी बहुत कुछ पड़ा था। टीवी, सोफ़ा, कुर्सियाँ, कुछ मेज़ और काफ़ी खाली जगह बीच में। कैमरा शायद एक कोने में लगा हुआ था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारा कमरा देख पा रहा था, बस कुछ दूर के फर्नीचर को छोड़कर। लेकिन ये सब मैंने पहले नोटिस नहीं किया। मेरी आंखें बस उस लड़की पर थी। वो मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। जब मैंने उसको पहले देखा, सोफे पर वो अपनी साइड पे लेटी हुई थी। वो जगह कैमरे से सबसे दूर थी, लेकिन वीडियो बहुत क्लियर थी और मैं देख कर बता सकता था कि वो सो रही थी। मैं मॉनिटर के और पास गया ताकि उसको और अच्छे से देख पाऊँ, लेकिन फिर शर्म सी आई। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन काम तो काम था। मुझे थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा रहा था। वो लड़की ठीक दिख रही थी, कमरा भी अच्छा था। वो लड़की शायद अपनी मर्जी से ही उस कमरे में होगी। मैं ऐसे ही ज़्यादा सोच रहा था। मैं कुर्सी पे बैठा और अपना काम शुरू कर दिया, और समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो लड़की, उसको मैं ईशा बुलाने लगा, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं थी वहाँ। वो कभी कमरा नहीं छोड़ती थी, सिवाय एक साथ वाले कमरे में जाने के टाइम, जो मुझे लगा कि शायद बाथरूम होगा। खुद से तो वो कभी बाहर नहीं जाती। कभी कभी हफ्ते में कुछ बार कुछ लोग आते, अजीब से कपड़े पहने हुए, और उसको ले जाते। कभी वो संघर्ष करती, लेकिन अक्सर वो बस चुपचाप उनके साथ चली जाती। वो उसको हमेशा वापस ले आते, लेकिन कभी कभी मेरी शिफ्ट ख़त्म होने से पहले नहीं। और जब मेरी शिफ्ट में ना लाते तो मैं बहुत चिंता कर
सोचता रहता जब तक अगले दिन उसको देख ना लेता अपने कमरे में टीवी देखते या पेंटिंग करते हुए। उसको कभी कोई चोट नहीं लगती या वो इतनी दुखी भी नहीं लगती, और वो जब भी संघर्ष करती वो लोग हमेशा उसके साथ कोमलता से विचरते। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि कुछ गलत हो रहा था। कई बार नौकरी छोड़ने का सोचा या वो लाल बटन दबाने का, ताकि कोई आए और मेरे सवालों के जवाब मुझे दे, या पुलिस को बुलाने का सोचा, उनको वो कैमरे की लाइव स्ट्रीम दिखाने का। लेकिन मुझे डर था अपनी नौकरी गंवाने का और इस बात का कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। सुशील ने कहा था कि चुप रहने में ही अक्लमंदी है। मैं उनको सवाल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये सब बस एक एक्सपेरिमेंट था। वो लड़की शायद पागल थी या बीमार थी और वो लोग बस उसकी मदद कर रहे थे, या वो भी मेरे जैसी ही नौकरी कर रही थी, या अगर वो सच में वहाँ बंद थी तो कम से कम मैं उसको देख रहा था कि वो ठीक थी। अगर उन्होंने कभी भी उसको नुकसान पहुँचाया तो मैं पक्का उनकी पोल खोल देता। एक तरह से मैं बस ये सोचा कि मैं दरअसल उसकी मदद कर रहा था, उसको बचा रहा था, उस पर निगरानी रख रहा था। मुझे पता है आप सबको मैं नीच इंसान लग रहा होऊंगा, मुझे भी अब ये बहाने बहुत भद्दे लगते हैं। लेकिन मेरे बचाव में जब चीज़ें बदल गईं तो मैंने इग्नोर नहीं किया। मुझे पता था मुझे कुछ करना होगा। ईशा अक्सर 1-2 घंटे पेंटिंग करती और हमेशा मेरी दोपहर की शिफ्ट को करती। कैमरे से मैं देख सकता था कि कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी। ईशा शायद कोई घड़ी की सहायता से शेड्यूल बनाती थी। मुझे उसको पेंट करते देखना अच्छा लगता था। वो क्या पेंट कर रही थी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दूसरी तरफ को था, लेकिन मैं ईशा का चेहरा ज़रूर देख सकता था। वो एकदम शांत और खुश दिखती पेंटिंग करते वक्त। उसको मुस्कुराते देख मेरा भी दिन बन जाता। लेकिन कुछ हफ्ते पहले मुझे एहसास हुआ कि वो ज़्यादा ही पेंट करने लग गई थी। अब उसका चेहरा भी ज़्यादा सीरियस रहता और कभी कभी उसके हाथ भी कांपते, जो पहले नहीं होता था। पहले मैंने सोचा कि शायद वो बस ज़्यादा मेहनत कर रही थी और मैं उसको बोलना चाहता था कि चिंता मत करो। हर कुछ हफ्तों बाद वो लोग अंदर आते और पुरानी पेंटिंग्स उठा कर ले जाते। ईशा को नए कागज़ दे जाते पेंटिंग के लिए। लेकिन वो बस मेहनत या फोकस नहीं था, कुछ तो गलत था। वो खुश नहीं दिखती थी और कितने घंटों बस पेंटिंग करती रहती। उसने 3 दिन में 4 पेंटिंग्स पूरी कर दी। उसको काम करते देख मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही थी, और जब उसने अपनी चौथी पेंटिंग ख़त्म की, मैं उसको बोल रहा था कि बस रुक जाओ, आराम कर लो। मैं अक्सर मॉनिटर के साथ बोलता रहता, चाहे वो मुझे ना सुन पाती हो। लेकिन वो नहीं रुकी। रुकने की बजाय वो उन पेंटिंग्स को इधर उधर हिलाने लगी, उनको सोफे पर अरेंज करने लगी। ये पहली बार था जब मैंने उसकी कोई पेंटिंग देखी। जब वो लोग उसकी पेंटिंग्स को बाहर लेकर जाते तब भी मैं उनको देख ना पाता। मैं अभी भी चिंतित था, लेकिन खुश भी था कि उसकी कोई पेंटिंग मुझे देखने को मिलेगी। खुश और हैरान। बहुत सुंदर थी। एक हरा भरा सा जंगल था, एक पुराना पत्थर का कुआं था। तीसरी पेंटिंग में एक घर था, किसी द्वीप पे अकेला बना हुआ। आखिरी पेंटिंग एक पुराने मूवी थिएटर की थी। सभी पेंटिंग्स ऐसी थी जैसे कोई सपने में हो। उन पे रंग ऐसे मिक्स सा किया हुआ था। लेकिन जब मैंने और ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो बस ऐसे ही रैंडम कलर्स नहीं थे, वो शब्द थे। पहले तो पढ़कर कुछ समझ नहीं आया, कोई मतलब नहीं बन रहा था। एक फीका सा शब्द हर एक पेंटिंग में, लेकिन देखना बहुत मुश्किल था अगर ध्यान से ना देखो। मैं मॉनिटर की ओर झुका और ध्यान से गौर किया।
मेरा दिल फड़फड़ाने लगा जब मैंने वो शब्द पढ़े। मैंने अपनी आंखें झपकी और फिर से देखा। उनको ज़ोर से पढ़ा, बाएं से दाएं। वहाँ लिखा था, मेरी मदद करो अनिल। मैं एकदम से पीछे को हुआ और मेरा हाथ मेरे मुंह पर था। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। ये कैसा हो सकता है? बस यही नहीं था कि वो मेरी मदद मांग रही थी, उसको मेरा नाम कैसे पता था? क्योंकि मैं ही था अनिल।